हेलो एवरीवन। देखो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले अपन थर्मोडायनेमिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। सबसे पहले देखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स के इस चैप्टर में कि टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। टेम्परेचर क्या होता है? बस एक हीट मेजर करने का यूनिट है, राइट। जैसे बॉडी का, किसी बॉडी का हॉटनेस अगर आपको मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे हम? किसी डिग्री में। तो वो क्या होगा? उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और क्या होगा? कोल्डनेस, राइट। बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, उसके रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं? ऑफ बॉडी वो हो जाएगा आपका टेम्परेचर, राइट। फिर टेम्परेचर का देखेंगे हम यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। एंड 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका 273.15 केल्विन। तो केल्विन और डिग्री दोनों को आप स्टैंडर्ड एसआई यूनिट बोल सकते हो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस है, केल्विन। बाकी यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डीप में देखेंगे। तो पहले बेसिक देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। जिसको आप बोल सकते हो नियरली इक्वल्स टू 310 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर करने का स्केल हमारा डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे यूनिट डिफरेंट हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम? स्केल को डिफरेंट ले रहे हैं। इधर डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रैंकाइन भी होता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्केल में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे एक चार्ट बना लेंगे हम, इन विच एक कॉलम में आएगा आपका स्केल, जो भी आपका नाम होगा उस यूनिट का, और उसका आइस पॉइंट क्या होगा वो देखेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब जहाँ पे आइस बनने का पॉसिबिलिटी होता है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट जिसके बाद टेम्परेचर उसके बाद आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम ऐसा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन का देख लो, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। उसका आइस पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट होगा 373.15 केल्विन। सिमिलरली अगर डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो सेल्सियस, तो इसका आइस पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 के बाद क्या बनेगा आपका? वाटर वेपर। 0 के बाद आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा वाटर का। देन फ़ारेनहाइट, इसका आपका यूनिट होता है, एफ से डिनोट करते हो आप इसको, राइट। इसका आइस पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट। ये आपके तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेम्परेचर के स्केल है, ठीक है। और दो आते हैं
जिनमें से कभी कभी रैंकाइन का आपको यूज होता है। रैंकाइन में भी आप टेम्परेचर मेजर करते हो। रैंकाइन का यूनिट इज डिग्री आर है। इसका आइस पॉइंट होता है 460 रैंकाइन एंड मेल्टिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 672। बहुत ज्यादा बेसिक है, देख लो इसको एक बार। कैसे हमने डिफरेंशिएट किया। अब एक स्केल में से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा मेन टास्क होता है। सबसे पहले थर्मोमेट्री में हाउ टू कन्वर्ट वन स्केल टू अनदर स्केल। जैसे डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, रैंकाइन में कितना होगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, आपको बताऊंगा। ये पहले तो नोट कर लो। सो वो फ़ारेनहाइट के बाद क्या है? रॉ फ़ारेनहाइट के बाद रैंकाइन है। रैंकाइन कर लिया, नोट कर लिया। देखो इस पे ही क्वेश्चन आएंगे जब आप एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करोगे। तो हाउ टू कन्वर्ट थर्मोडायनेमिक स्केल। तो कन्वर्जन का एक सिंपल मेथड होता है। पहले स्टेप 1 में हम जाएंगे। इफ जो भी आपका टेम्परेचर दिया होगा, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया, राइट, तो हमेशा ऑलवेज टेम्परेचर लेंगे जो भी आपका होगा डिग्री सेल्सियस में, माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर वो डिग्री सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, या फिर फ़ारेनहाइट में हो, या फिर रैंकाइन में। कोई भी स्केल में, कोई भी स्केल में आपका ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, आइदर उसको आप डिग्री सेल्सियस में लो, केल्विन में लो, फ़ारेनहाइट में लो, या फिर रैंकाइन में लो, माइनस उसका टेम्परेचर एट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो इसी से हम कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। इफ द बॉडी इज प्लेस्ड एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। दोनों स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें तो पता है ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा, राइट। तो डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो क्या होगा, पहले तो T इन डिग्री सेल्सियस माइनस, अब आइस पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस का, देखो डिग्री सेल्सियस का आइस पॉइंट होता है आपका 0,
राइट, और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो माइनस क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? टेम्परेचर इन केल्विन, फिर हम देखेंगे केल्विन का आइस पॉइंट का है। केल्विन का आपका आइस पॉइंट कितना है? 273, राइट, 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट है उसका 373 माइनस 273, ठीक है। तो बस सॉल्व करो, ये वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए डिग्री और केल्विन का क्या होगा? सेम होगा, ये वाला वैल्यू, राइट। तो देखो केल्विन के लिए मेरा सिंपल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 100। तो 100 कैंसिल हो गया। तो जब भी आपको डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपली डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा उसको 273 से ऐड कर देंगे। देखो तो कितना हो जाएगा? फॉर 40 डिग्री सेल्सियस 40 प्लस 273 इज 313 Kelvin. So this will be the temperature in Kelvin for 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। बहुत सिंपल है, एक स्केल में से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू को इक्वेट करूंगा सबके साथ। अभी केल्विन के साथ ऐड किया है, इक्वेट किया है, सॉरी। अगर आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो किसके साथ इक्वेट करेंगे? फ़ारेनहाइट के साथ। तो सबसे पहले केल्विन का कन्वर्जन देख लो, डायरेक्ट 273 से आप ऐड कर सकते हो डिग्री सेल्सियस पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको, ठीक है। बहुत इजी है, ये तो आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। अभी आपको करना है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में भी सेम कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर इज 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट अगेन 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस, अब फ़ारेनहाइट में आपका आइस पॉइंट कितना है देख लो। फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट आया आपका 32 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212। क्या करेंगे हम? माइनस आइस पॉइंट करेंगे विच इज 32 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट माइनस आइस पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, करेक्ट। क्या आएगा इधर? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, करेक्ट। कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू आएगा आपको 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हाँ 273.15 भी ले सकते हो आप, राइट। लेकिन इन जनरल टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता तो 15 को हमने नहीं लिया, राइट। वहाँ पे 273.15 भी ले सकते हो, बहुत एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन 273.1 को आप 273 कंसिडर कर सकते हो, सही है, दोनों सही है। तो देखो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन का भी आपको फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप सिंपल ये वाला स्टेप याद रखें, करेक्ट। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है? 40 प्लस 32, राइट। तो क्या है? 72 प्लस 32 104 फ़ारेनहाइट।
तो देखो आपने कन्वर्ट कर लिया सारे स्केल में। इसके रिस्पेक्ट आप अपना खुद का भी स्केल बना सकते हो। देखो इतने 4 ही स्केल नहीं हो सकते, आपके नाम का भी स्केल बना सकते हो। पहले तो नोट कर लो कि केल्विन में अभी कितना है आपको 313। अगर 0.15 करते तो 0.15 भी आएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना है 104 फ़ारेनहाइट। आपको पता चला 40 डिग्री सेल्सियस का 313.15 केल्विन होता है और 40 डिग्री सेल्सियस का 104 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप कोई भी अपना स्केल बना सकते हो। बस आपको क्या देना पड़ेगा उस स्केल का, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। जैसे नया थर्मोडायनेमिक स्केल अगर कोई बनाता है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो if we design a new thermodynamic scale scale where ice point at, पहले तो उसका नाम ले लो कुछ भी। थर्मोडायनेमिक स्केल अपन ने डिजाइन किया, उसका नाम क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए? कुछ भी ले लो, फर्स्ट पी, पी वाले फॉर्म में। ठीक है, तो आइस पॉइंट है आपका 81 पी पे, राइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एट 383 पी। ये आपने नया थर्मोडायनेमिक स्केल डिजाइन किया जिसका आइस पॉइंट था 81 पे और बॉइलिंग पॉइंट था 383 पे। इसका यूनिट है डिग्री पी, करेक्ट। तो फॉर 80 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री पी? तो डिग्री पी में टेम्परेचर कितना होगा, करो कैलकुलेट। तो क्या इक्वेट करेंगे ओनली हम, देखो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे 0 था, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। इसको बस किसके साथ इक्वेट करना होता है, आपका जो नया थर्मोडायनेमिक स्केल है उसमें आपको जिसमें टेम्परेचर निकालना है, माइनस आइस पॉइंट का टेम्परेचर क्या बोला उन्होंने 81, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट का बोला है 383 माइनस 81। दैट्स इट। तो आप अपना कोई भी थर्मोडायनेमिक स्केल बना सकते हो और उसमें टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 80 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, बहुत इजी है। 80 माइनस 0, 80 बाई 100 डायरेक्ट इक्वल्स टू, इसको टी ले लो, माइनस 81 बाय 302, तो टी आएगा आपका
4/5 4/5 into प्लस 81, करेक्ट। कितना आएगा आपको इन डिग्री पी। तो इन एनी थर्मोडायनेमिक स्केल ये जो रेशियो होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर आप अपने मन से कोई भी डिजाइन कर लो, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। किसी भी स्केल में किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो आप यूजिंग दिस रिलेशन। इसके रिस्पेक्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेम। क्या ही क्वेश्चन बनेंगे इस पे, देखो। इफ टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर बॉडी is 80 Fahrenheit, right? Convert this temperature into degree Celsius, Kelvin and Rankine। तो तीनों यूनिट में आप कन्वर्ट करके बता दो इसका क्या होगा जल्दी। आपको तीनों का याद तो है, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फिर भी इसका लिख देता हूँ, इसका होता है 0 and 100, इसका होगा 273 and 373, और इसका क्या है मेरे को भी याद नहीं। और रैंकाइन का क्या है 460 and 672। हाँ, फ़ारेनहाइट का भी है ना। फ़ारेनहाइट का है 32 and 212। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, देन केल्विन। दोनों इजी है। कितना आएगा डिग्री में बताओ, डिग्री सेल्सियस में। किसी का नहीं हुआ है क्या अब तक? इजी है। क्या है 80 माइनस 32 अपॉन 78.4। किसमें, डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस में सर? अच्छा अच्छा, 80 माइनस 32 बाय 180 शुड बी इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। ये क्या आएगा 5/9 into 48। तो आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आया
कितना है? अगर आप 5 इंटू 48 करोगे 480/2 480 26 आ रहा है सर, गलत बोल दिया मैंने। हाँ 26 पॉइंट, कुछ आ रहा है हाँ, हाँ वो 5 और 9 की 26.67। हम्म, 60 कैसे है? सर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। सिमिलरली केल्विन में कितना होगा? फिर तो डिग्री टू केल्विन आपको पता है, जस्ट 273 आपको क्या करना है उसमें ऐड करना है। तो टेम्परेचर इन केल्विन आएगा आपको 9 299.6। पॉइंट, हाँ। उसके बाद रैंकाइन में बताओ कितना आएगा? रैंकाइन में आपको फिर से प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 80 माइनस 32 अपॉन 280 212 माइनस 32 which is 180 is equals to temperature in Rankine minus 460 divided by 672 minus 460. Again 48 by 180 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 212 है, करेक्ट? तो क्या हो गया 212 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 460 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन स्केल। ये आपको आएगा कितना आएगा देखो, हाँ 516, राइट। आपको टेम्परेचर इन रैंकाइन आया 516.53 रैंकाइन। कुछ नहीं, सेम रेशियो इक्वेट करना है, रेशियो इक्वेट करना है, बहुत ईजी है। ये होता है आपका स्केल कन्वर्जन। बेस क्या है उसका? कोई भी स्केल का आपको टेम्परेचर जिसमें निकालना हो माइनस उस स्केल का आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय उस स्केल का स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं या फिर बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, माइनस आइस पॉइंट। दिस शुड बी कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। इसके बाद नया टॉपिक है इसी में, थर्मल एक्सपांशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, थर्मल एक्सपांशन, नाम में ही एक्सपांशन है, इसका क्या मीनिंग है? सपोज एक बॉडी है, इसका इनिशियल टेम्परेचर था T। अब आपने हीट करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, T इंक्रीजेस, T से हो गया सपोज वो T1, इन विच T1 इज ग्रेटर देन T। तो उससे क्या हो जाएगा, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स है फिर जो भी एटम्स होंगे उस पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी में, हमेशा वो क्या होता है, वाइब्रेट होते रहता है, राइट? इन फ्री स्पेस all the particles or molecules are vibrating inside the solid body। अब क्या होगा, जब आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे
तो उनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, पहले तो ऐसे वाइब्रेट हो रहा था, वो ज्यादा हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका। तो वाइब्रेशन का अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बॉडी का डायमेंशन भी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसका आपका इनिशियली लेंथ था L, तो अभी क्या हो जाएगा, एट टेम्परेचर T1 लेंथ इंक्रीज हो गया। क्यों? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, कि अगर आप हीट नहीं करोगे या फिर उसको कूल करोगे तो उसका कंप्रेशन होगा, फिर लेंथ कम होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब भी आप देखते हो एक पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी है, राइट, इसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बहुत इंक्रीज किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सॉलिड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, लिक्विड में। right? और लिक्विड में आपने देखा होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स या फिर टू एटम्स इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी में दो एटम्स के बीच में फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें स्पेस जो आपका फ्री स्पेस होता है काफी कम होता है। लिक्विड में फ्री स्पेस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड एक एटम का या फिर मॉलिक्यूल्स का, वो इंक्रीज होगा, और उसका जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनल उसका डायमेंशन। तो तीन डायमेंशन या फिर तीन क्वांटिटीज में आपका जो डायमेंशन है वो चेंज हो सकता है। आइदर क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा और एरिया इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा आपकी बॉडी कैसी है। अगर लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लिनियर मतलब लेंथ इंक्रीज होगा, एरियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एरिया इंक्रीज होगा, या फिर वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जब भी आपका ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी देर इज चेंज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे थर्मल एक्सपांशन। देख लो, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस vibrational energy of atoms or molecules inside body also increases। और अब वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका वाइब्रेशनल एनर्जी आप पढ़ोगे एसएचएम में, वो होता है हाफ ए ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो कांस्टेंट होगा, तो आपका क्या बढ़ेगा, ए। ये होता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो सेकेंड पॉइंट आ गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। और इसकी वजह से फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर बॉडी विल इंक्रीज या फिर चेंजेस। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, एरिया कैसे इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा। देखो इसके पीछे का आप देखो काम कैसे होता है। अभी
हेलो। सर एक मिनट हाँ हाँ, स्टेटमेंट्स दिखाना। ठीक है ठीक है। अब आपको ये डाउट पड़ सकता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा, राइट? क्यों इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से? तो जनरली आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब उसको क्या दे रहे हो बाहर से? हीट। हीट, राइट? बाहर से जब आप उसको हीट दोगे तभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो वो जो हीट है वो किस में चली जाती है? टू इंक्रीज द वाइब्रेशन एनर्जी। आपको पता है एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट? तो वाइब्रेशनल एनर्जी अचानक इंक्रीज नहीं हो रही है, ड्यू टू हीट उसका एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हीट ऑल्सो इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो काफी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एक्सपांड क्यों होता है बॉडी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो मतलब उसको हीट दे रहे हो बाहर से, और वो जो हीट है वो वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सो दैट उसका वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होता है। और वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ए ओमेगा स्क्वायर, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ए होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज होगा। तो सारे मॉलिक्यूल्स का अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो अपने आप उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग। नहीं, काइनेटिक एनर्जी में तो आप जाओगे, राइट? दो फॉर्म में एनर्जी चेंज होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा, राइट? जैसे आप टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी लिखते हो ना एसएचएफ में, तो उसमें आता है आपका एक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो दोनों की वजह से होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, राइट? ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का। तो जैसे आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया किसी भी वाइब्रेशन का, पहले ऐसे ऑसिलेट हो रहा था अब ऐसे ऑसिलेट होगा, तो दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फिर इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, स्पेस बढ़ जाएगा। तो स्पेस बढ़ जाएगा तो आपका लेंथ भी इंक्रीज होता है, या फिर एरिया भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो देखो अब स्टेप बाय स्टेप आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एक्सपेंशन, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियरली कैसे एक्सपांड होती है बॉडी, देखो। तो सबसे पहले आपका जो मास या फिर पूरा बॉडी है वो उसके लिए लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। बॉडी शुड बी लाइक दिस, राइट? सपोज इसका इनिशियल लेंथ है एल नॉट, इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट। तो आपने क्या किया? टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय टी डिग्री सेल्सियस, या फिर टी से इंक्रीज किया। तो अभी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टी नॉट प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी से इंक्रीज करोगे तो उसका लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो उसको हम लेंगे, सपोज लेंथ हो गया उसका एल नॉट प्लस डेल्टा एल, राइट? यहाँ पे क्या किया हमने? वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय डेल्टा टी टेम्परेचर। इंक्रीज किया हमने, राइट? तो उसका रिजल्ट क्या मिला है? लेंथ ऑल्सो इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, ठीक है? अभी क्या होता है यहाँ पे? इस केस में हमारा पहला
कंक्लूजन आएगा कि जो डेल्टा एल है इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड या फिर लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी, राइट। ये फर्स्ट कंक्लूजन in which change in length of the rod is directly proportional to initial length of the rod before heating, ठीक है। और सेकेंड कंक्लूजन आया आपका यहाँ पे कि वो सेम चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा एल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है उसमें, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको दो कंक्लूजन है, दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी, राइट। और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या आएगा आपको बताओ, डेल्टा एल इक्वल्स टू आएगा एक कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं अल्फा इस केस में, एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो जब लीनियर एक्सपांशन होगा तो जब कांस्टेंट आएगा अल्फा, उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो डायरेक्टली आप डेल्टा एल कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग डेल्टा टी। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा आपका, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इन विच एल नॉट क्या है आपका, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, अल्फा इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो देख लो आपका अल्फा का यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर इनवर्स। तो आइदर डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो सकता है और केल्विन इनवर्स हो सकता है, राइट, फ़ारेनहाइट इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसमें आपका टेम्परेचर डेल्टा टी आएगा उसमें आपका यूनिट भी आ जाएगा अल्फा का, ठीक है। देखो इसको नोट कर लो, लीनियर एक्सपांशन। अभी जो लीनियर बॉडी है उसका नया लेंथ क्या आएगा, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ विल बी L1 ले लो उसको, L प्लस डेल्टा एल, मतलब L नॉट प्लस डेल्टा एल। इनिशियली क्या था L नॉट, अब क्या हो गया L नॉट प्लस डेल्टा एल। इसको अगर आप देखोगे तो L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो जो आपका न्यू लेंथ होता है L न्यू विल बी, L नॉट कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस विल बी न्यू लेंथ ऑफ द रॉड।
in which L naught is length of the rod before heating या फिर at temperature T naught. At temperature T naught. बाकी अल्फा आपको पता है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. अब ये अल्फा किस किस पे डिपेंड करेगा? देखो, दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है थर्मल कोएफिशिएंट. अल्फा डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे, एंड टेम्परेचर. सॉलिड है, लिक्विड है, कौन से टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, और उसका टेम्परेचर कितना है. तो दो क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता है अल्फा. उसके बाद और एक बताओ, क्या बोल रहे हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा का वैल्यू जैसे मटेरियल चेंज होगा, जैसे आप बोलोगे कि अल्फा फॉर आयरन रॉड, ये आपको गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, 5 × 10⁻³ राइट, या फिर +3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स राइट. अल्फा फॉर एल्यूमिनियम, तो जैसे आप मटेरियल चेंज करोगे आपका अल्फा क्या होगा? चेंज होगा. अल्फा फॉर एल्यूमिनियम है सपोज 3 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स, जो भी यूनिट होगा. यूनिट आपको पता चल गया, करेक्ट. तो अलग अलग मटेरियल के आपका मटेरियल के लिए अलग अलग अल्फा का वैल्यू आता है, ठीक है. अभी आपने देखा कि मैंने बोला टेम्परेचर के रिस्पेक्ट भी आपका अल्फा का वैल्यू चेंज होता है. अल्फा चेंजेस विथ टेम्परेचर ऑल्सो. तो फिर एवरेज वैल्यू क्या होगा वो देखो. एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है आपका इज इक्वल्स टू है डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी. दैट्स इट. अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी. तो वही से आया हमारा डेल्टा एल क्या था? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी. तो अल्फा एवरेज क्या हो गया? डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी. और वही अगर इंस्टेंटेनियस देखना है उस इंस्टेंट पे, तो हो जाएगा dl एकदम स्मॉल चेंज डिवाइडेड बाय एल नॉट इंटू dt. स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है dt, स्मॉल चेंज इन लेंथ इज dl. तो इंस्टेंटेनियस एंड दिस इज एवरेज. ठीक है, सिंपल. इस पे वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखो उस इंस्टेंट पे कितना है, एवरेज कितना होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर पे. बाकी तो आपको न्यू लेंथ पता ही चल गया, एल नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी. तो सेम क्वेश्चन कर लेते हैं एक इजी. इफ द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, राइट, अल्फा इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, ठीक है. एंड if we increase the temperature by 50 केल्विन, डेल्टा टी अगर आपको दिया है 50 केल्विन, कैलकुलेट
न्यू लेंथ ऑफ द रॉड, क्या होगा नया लेंथ? इनिशियल लेंथ इज 1 मीटर, अल्फा इतना है, डेल्टा टी इतना है, डायरेक्ट बताओ क्या होगा न्यू लेंथ ऑफ द रॉड? हाँ, जो डेल्टा टी का यूनिट होता है उसका ही उल्टा अल्फा का यूनिट होगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। अगर आप डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो अल्फा का यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। जनरली हाँ, अल्फा का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। जितना स्ट्रॉन्ग रॉड होगा उतना ज्यादा एक्सपांड होने का उसका जो कैपेसिटी है, फिर उसका जो प्रोबेबिलिटी है क्या होगा? कम होगा। रॉड का आप कितना भी टेम्परेचर, आयरन रॉड का कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करो, आपको बहुत ही ज्यादा कम चेंज दिखता है लेंथ में, राइट। तो अल्फा क्या होता है? इन ऑल सॉलिड केसेस अल्फा क्या होगा आपका? वेरी वेरी लेस होगा हमेशा। यहाँ पे आंसर कितना आया? 1.0005, राइट। इस टाइप से आंसर आएगा आपको, देखो एल न्यू इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो 1 इंटू 1 प्लस 10⁻⁻5 इंटू 50, तो आएगा आपको ये 1 इंटू 1 पॉइंट कितना है? 0, 0, 1, 2, 3, 4 जीरो आएंगे, राइट। सर 3 0 आएंगे ना? 3 जीरो आएंगे, राइट। 5, तो इतना मीटर्स होगा, 1.005 मीटर्स, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन 50 डिग्री सेल्सियस, 50 केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एरियल एक्सपांशन, या फिर उसको बोलते हैं सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपांशन। अभी रॉड के जगह पे ले लो प्लेट, ठीक है। प्लेट का इनिशियल लेंथ था आपका एल नॉट और इनिशियल वेट था डब्ल्यू नॉट। सेम केस, अगर आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। विड्थ भी क्या होगा? साथ में इंक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो आपका न्यू लेंथ कितना आएगा बताओ? एल डैश विल बी एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस वाले केस में भी आपने क्या कंसिडर किया? लेट अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। और आपको विड्थ भी कितना आएगा? नया विड्थ आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डेल्टा टी, डब्ल्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? एरिया डैश इक्वल्स टू एल डैश डब्ल्यू डैश, राइट। लेंथ इंटू विड्थ इज एल नॉट डब्ल्यू नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एल नॉट डब्ल्यू नॉट क्या था? इनिशियल एरिया, इसको आप लिख सकते हो ए नॉट
तो ए डैश इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसका आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? दिस विल बी ए डैश इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। देखो मैंने आपको ऊपर ही क्या बोला था, अल्फा का वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, उससे भी लेस होगा, तो अल्फा स्क्वायर निग्लेजिबल हो जाता है इन कंपेयर ऑफ अल्फा, राइट। तो इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो, नियरली इक्वल्स टू 0। तो आपको फाइनली क्या आया, एरिया का टर्म ए डैश इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो इसी को अगर मैं लिखता हूं नए फॉर्म में, इन विच ए डैश इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जैसे लेंथ को लिखा था इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे लिखा है मैंने बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, राइट, इन विच बीटा हमारा नया कोएफिशिएंट आ गया, उसको हम बोलेंगे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन सेम चीज है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, देखो बस हमने 2 अल्फा को हमने बीटा ले लिया, और बीटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन डायरेक्ट। तो वैसे बीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए नॉट इंटू डेल्टा टी, और दोनों के बीच में आपको रिलेशन भी आ गया, एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट। तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 अल्फा। देखो फिर से एक बार देखते हैं कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर प्लेट लिया है, राइट, उसका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, विड्थ भी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लेंथ और विड्थ कैसे इंक्रीज होता है, यूजिंग लीनियर एक्सपांशन। तो बस नया लेंथ और नया विड्थ का आप मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू एरिया आया, उसको इनिशियल एरिया के साथ कंपेयर किया, करेक्ट, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिल गया उसका। देखो सेम फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन भी मिल जाएगा। नोट हो गया तो बताओ। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी है, बहुत इजी। सर हाँ बोलो। ये आपने बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए नॉट डेल्टा टी कैसे निकाला? अच्छा, ये आपका क्या आया, ए डैश इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी, राइट। तो लेफ्ट साइड में अगर ए नॉट को लेके जाएंगे तो ए डैश माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए नॉट बीटा डेल्टा टी, और ए डैश माइनस ए नॉट इज व्हाट, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। ये क्या है, न्यू, ये क्या है, इनिशियल, डिवाइडेड बाय करोगे आप ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपको, बीटा इंटू डेल्टा टी। तो वही से बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए नॉट इंटू डेल्टा। तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन है, इसको आप अल्फा के साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो अल्फा हमारा क्या था, डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि बीटा क्या होगा फिर, डेल्टा ए बाय ए नॉट इंटू डेल्टा टी। बस डेल्टा एल के जगह पे डेल्टा ए आ गया, एल नॉट की जगह पे ए नॉट आ गया, इसलिए उसको हम बोलेंगे एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट। ठीक है, यस सर।
फिर आएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, फिर आप एक क्यूबॉइड ले लो, राइट। थर्ड है आपका वॉल्यूम एक्सपांशन। तो एक क्यूबॉइड लेंगे यहाँ पे, ये है उसका लेंथ एल नॉट, विड्थ डब्ल्यू नॉट, और एक एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे, हाइट इज कंसिडर्ड, हाइट इज एच नॉट। तो तीनों कैसे इंक्रीज होंगे, अब आपका एल डैश क्या आएगा, न्यू लेंथ विल बी एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डब्ल्यू डैश भी वही आएगा, डब्ल्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एच डैश भी क्या आएगा, एच नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी डैश एल डैश डब्ल्यू डैश इंटू एच डैश, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, और एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट क्या था हमारा इनिशियल वॉल्यूम, उसको ले लो वी नॉट, ठीक है। अब इसको जब आप एक्सपांड करोगे, ए प्लस बी होल क्यूब को आप एक्सपांड करते हो तो पहले क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर 3a² बी, 3b स्क्वायर है, राइट। तो जब 3a² बी आएगा उसमें ओनली अल्फा डेल्टा डी का एक ही टर्म आएगा, राइट। तो 1 प्लस 3a² का क्या होगा, 1 स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी। बाकी सारे टर्म्स में क्या होगा, मैं लिख ही देता हूँ, फिर आएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर, हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में भी इसको क्या किया था, जीरो किया था, ये भी जीरो होगा, और ये अल्फा क्यूब तो और कम है, फिर वो भी जीरो हो जाएगा। तो आपको आएगा वी डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट। फिर हम लेंगे एक नया कोएफिशिएंट जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, गामा डेल्टा टी। तो बताओ गामा और अल्फा में क्या रिलेशन आएगा, गामा इक्वल्स टू 3 gamma equals अल्फा, to 3 alpha. in which gamma is thermal coefficient of volumetric expansion। तो आपने अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ रिलेशन तो निकाल लिया, तो बताओ फाइंड द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा। ये पहले नोट कर लो, एंड गामा एंड बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको बताओ क्या होगा, सिंपल है, दोनों को कंबाइन करके बताना। बीटा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, अच्छा आ गया। गामा इक्वल्स टू 3/2, सही है, 3/2 बीटा होगा, राइट। बीटा इक्वल्स टू आपका है 2 अल्फा, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। दोनों को आप कंबाइंड लिखोगे अल्फा को कैंसिल करके, तो क्या आएगा, बीटा बाय गामा डिवाइड किया तो 2/3, तो 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा।
ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो इस पे, थोड़ा सा अलग है, इजी है बट इफ कोई फिश, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब में अब हमने जो प्रूव किया है उसमें तीनों का लेंथ, ब्रेड या फिर वेट और हाइट, तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या लिया था, अल्फा अल्फा अल्फा, राइट। तो ये जो लेंथ है, तो लेंथ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज सपोज ए, विड्थ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर विड्थ इज बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर हाइट इज सी। हाइट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो पूछा है कैलकुलेट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब गामा कितना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन है सपोज ए में ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, ए प्लस बी प्लस सी, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब। करो ट्राई करो क्या होगा बताओ। जैसे हमने वहां पे किया था ना, स्टेप बाय स्टेप वही करना है यहाँ पे भी सॉल्यूशन में। लेंथ के लिए इक्वेशन बनाओ, हाइट के लिए, विड्थ के लिए, देन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो नया वॉल्यूम आएगा, right? बताओ क्या होगा। क्या होगा, एल डैश क्या होगा देखो ना, एल डैश विल बी
L इंटू 1 प्लस अल्फा एल, अल्फा एल कितना बोला उसने, A डेल्टा टी। सिमिलरली W डैश क्या होगा, W इंटू 1 प्लस B डेल्टा टी, और H डैश क्या होगा, H इंटू 1 प्लस C डेल्टा टी, राइट। तो न्यू वॉल्यूम विल बी L डैश W डैश H डैश, तो क्या आएगा, L W H इंटू 1 प्लस A डेल्टा टी इंटू 1 प्लस B डेल्टा टी इंटू 1 प्लस C डेल्टा टी। तो ये तो क्या है आपका इनिशियल वॉल्यूम, V नॉट ले लो इसको, सारे L नॉट W नॉट भी कर सकते हो, सही है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है 1 प्लस A डेल्टा टी, 1 प्लस B डेल्टा टी और 1 प्लस C डेल्टा टी, उसमें एक बार आप मल्टीप्लाई कर ही लो। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस A डेल्टा टी प्लस A डेल्टा टी प्लस A इंटू बी डेल्टा टी, इसका मल्टीप्लीकेशन है फिर से 1 प्लस C डेल्टा टी के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा, V नॉट इंटू, अच्छा हाँ यहाँ पे B डेल्टा टी आएगा, सही है, V नॉट इंटू 1 प्लस A डेल्टा टी प्लस B डेल्टा टी प्लस A B डेल्टा टी प्लस C डेल्टा टी प्लस AC डेल्टा टी प्लस BC डेल्टा टी प्लस ABC डेल्टा टी। अब जब भी लीनियर एक्सपांशन का स्क्वायर हुआ है, मतलब दो लीनियर एक्सपांशन का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो उसको हमने क्या कंसिडर किया है, नियरली इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पे देखो दो का मल्टीप्लीकेशन जहाँ पे भी होगा वो क्या होगा, नियरली इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे तो 3 का है, तो ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है, जीरो। जहाँ पे भी 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है, मोर देन 2 एंड मोर 2 और मोर देन 2, तो क्या आएगा आपको, V डैश इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस A डेल्टा टी प्लस B डेल्टा टी प्लस C डेल्टा टी, करेक्ट। हाँ A प्लस B प्लस C सही है। तो V डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू 1 प्लस A प्लस B प्लस C डेल्टा टी। इसको आप किसके साथ कंपेयर करो, V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी के साथ। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का कोएफिशिएंट कितना होगा, गामा विल बी A प्लस B प्लस। ये कुछ किया नहीं हमने, वही फिर से किया है, बस वहाँ पे तीनों का अल्फा क्या हो गया था, अलग अलग हो गया, तो बी आंसर होगा इसका, देख लो एक बार। जब भी 2 और मोर देन 2 लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा का वैल्यू बहुत कम है। तो आप अल्फा को किसी और अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने देखा लेंथ
फिर एरिया, फिर वॉल्यूम। तो और एक क्वांटिटी चेंज होती है, फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो है डेंसिटी। तो उसको हम देखेंगे कि डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। देखो, फोर्थ क्वांटिटी इज डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या लिखते हैं हम? रो के टर्म्स में, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपने जब डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, राइट, तो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या आएगा? जैसे इनिशियल डेंसिटी थी आपकी मास बाय वॉल्यूम। अब डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम विल बी वी डैश हो गया आपका वी, इनिशियल में वी नॉट ले लो, रो नॉट इक्वल्स टू दिस, तो वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, करेक्ट। तो रो डैश क्या हो जाएगा? m अपॉन v डैश, एंड v डैश विल बी v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो रो डैश विद टेम्परेचर कैसे, तो डेंसिटी विद टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? देखो, रो डैश इज बेसिकली न्यू टेम्परेचर, ठीक है। m बाय वी नॉट को क्या लिखेंगे हम? इनिशियल टेम्परेचर, जो कि क्या था हमारा? रो नॉट, और 1 प्लस गामा डेल्टा टी नीचे उसको ऊपर लेके आएंगे और उसका पावर क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपांशन लगा के डायरेक्ट डेंसिटी लिखेंगे, रो डैश हो जाएगा आपका रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, राइट। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही कॉन्सेप्ट है, इनिशियल डेंसिटी बिफोर हीटिंग हमारा m बाई वी नॉट था, आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम चेंज हो गया, मास तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम को मैंने इंक्रीज किया, इनिशियल डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। तो बायनोमियल एक्सपांशन लगा के यहाँ पे जो पावर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी। ये जो हमने देखा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन एंड डेंसिटी, इसमें एक एक्सेप्शन हमेशा आता है, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर वाटर। कौन सा? वॉल्यूम एक्सपांशन वाला। अगर वॉल्यूम एक्सपांशन वाला ही वैलिड नहीं है तो फिर डेंसिटी वाला भी फॉर्मूला वाटर के लिए वैलिड नहीं होगा। और क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 1 प्लस गामा को 1 माइनस क्यों लिखा है? देखो यहाँ पे जो पावर है आपका -1 है, करेक्ट। अब बायनोमियल एक्सपांशन क्या बोलता है? इफ 1 प्लस x टू द पावर n आया आपका, ठीक है, एंड x इज वेरी वेरी लेस,
x आपका बहुत छोटा है कंपेयर टू 1, लेस देन 1, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसके लिए कंडीशन क्या है कि x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसी का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब n की जगह पे वहां पे क्या आया, n इक्वल्स टू -1 आया, तो -1 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी गामा जो है आपका 1 से बहुत छोटा है, 10⁻⁵ 10⁻⁶ होता है, करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा था डेंसिटी के लिए ये जो फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड फॉर वाटर एक्सेप्ट। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि सारे जो मटेरियल है वो सेम फॉर्मूला के बेसिस पे आंसर दे देंगे आपको, लेकिन वाटर का ऐसा बिहेवियर क्यों है, तो उसको अभी हम देखेंगे। डिफरेंट बिहेवियर इन केस ऑफ वाटर। तो सबसे पहला रीजन है कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपका टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर कोई भी टेम्परेचर हो अदर देन 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम ही होगा, राइट। तो आप इसके बाद इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज, द टेम्परेचर, तो डेंसिटी क्या होगा आपका, हमेशा डेंसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, आप फिर टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, आपका डेंसिटी हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का ग्राफ देखते हो, काफी अलग आता है। डेंसिटी डेंसिटी इज रो, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका डेंसिटी मैक्सिमम आता है, बस रो मैक्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। बाकी कोई भी टेम्परेचर ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, हमेशा आपका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, उससे कम ही होगा। और जो ऊपर वाले मटेरियल है उनमें आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डेंसिटी हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम डेंसिटी है ये होता है आपका 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हम लेते हैं हमेशा वाटर का। तो ये कौन सा डेंसिटी है, एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन और डेंसिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता फॉर वाटर। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है लीनियरली। ठीक है, आज के लिए इतना करो। इस पे तो कुछ होमवर्क की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी हमने देख लिया। तो बस जो आपका अभी सी होने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, लेंस का ही पढ़ लो चाहे तो अच्छे से, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आया करो यार, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा
इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? बाकी नोट कर ले। इसके बाद कोई क्लास है आपका, बताओ। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मैं लीव करता हूँ। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। बाय बाय। बाय।